बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी, इस्लामाबाद, वाशिंगटन और बीजिंग की ताज़ा तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है और अब अमेरिका के बाद चीन ने भी इमरान खान खप्पे का कह दिया है। ये इमरान खान खप्पे का हवाला हमने बहुत पहले भी अपनी वीडियोस में दिया था। उस वक़्त किस वजह से ये काम डिले हो गया, ना हो सका, लेकिन इस बार ये क्यों यकीनी नज़र आ रहा है, इस पर आज तफसील से बात करेंगे। क्योंकि आर्मी चीफ जो अमेरिका का अहम तरीन दौरा करने के बाद इस वक्त जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, चीन के अहम तरीन दौरे पर हैं और चीन के अस्करी हुक्काम से उन्होंने गुफ्तगू की है। चीन की क़यादत से भी वो मिलेंगे, जो सदर और वज़ीर आज़म हैं और जो दीगर बड़े मरकज़ी अहदेदारान हैं। जो चीन की अस्करी क़यादत से क्या बात हुई, वो तफसीली रिपोर्ट भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसमें ख़ास तौर पर भारत के हवाले से और खित्ते की जो जियो स्ट्रेटिक सूरत हाल है, अफ़गानिस्तान का मामला है, ईरान का इशू बना हुआ है, इस सब पर बात हुई है। इसके साथ साथ नाज़रीन, आज हम आपको कुछ सियासी खबरें भी देंगे कि कौन से रूपोश रहनुमा हैं इमरान खान के, जो खिलाड़ी हैं सफ़े अव्वल के, ओपनिंग बैट्समैन आप कह सकते हैं या अटैक बॉलर्स हैं, वो तो कौन से वो 3 खिलाड़ी हैं जो कई 2 सालों से तकरीबन रूपोश थे और अब उन्होंने मैदान में आने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से हम पिछली वीडियो में आपको इशारों किनारों में बता चुके हैं, लेकिन आज बिल्कुल उसकी वाज़ेह तफसीलात आ गई हैं। वो भी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये कौन कौन से 3 खिलाड़ी हैं, आप उन्हें जानते हैं, बल्कि समझ लें कि दिलों की धड़कन है पूरे पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं उनके। 28 से 31 अगस्त जुलाई तक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध, पूरे मुल्क में गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर बारिशों का एक और 5वां स्पेल आ रहा है। तो जो हमने आपको शुरू में जो इस मौसम मानसून का जो मौसम है, इससे पहले ही हमने लाहौर की बुजुर्ग रूहानी शख्सियत हज़रत बाबा जी दाता दरबार वालों की पेशगोई आपको बताई थी कि इस बार सैलाब और बारिशें जो हैं वो तबाहकुन होंगी और 2010 याद आ जाएगा लोगों को। तो इसी कमो बेश वैसे ही सूरत हाल बन चुकी है। एक स्पेल अभी ख़त्म नहीं होता तो दूसरा शुरू हो जाता है। और अब तो महकमा मौसमियात ने भी कह दिया है कि ये जो बारिशें हैं ये सितंबर तक इसी तरह तसलसल के साथ चलेंगी। लेकिन अल्लाह वालों ने ये सारा कुछ 1-1.5 माह पहले ही देख लिया था और हमारी वीडियोस आपको याद होंगी, हम ये बार बार बताते चले आ रहे हैं। बड़े हादसात हो चुके हैं, इसलिए हम ये इस वीडियो के ज़रिए बर वक्त खबरदार कर रहे हैं कि जो लोग शुमाली इलाका जात, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब और आज़ाद कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में या बलूचिस्तान के पहाड़ी एरियाज में सैर सपाटे के लिए गए हुए हैं, वो फ़ौरन वापस आ जाएं, क्योंकि फिर ये हादसा होते हैं, रास्ते बंद हो जाते हैं और सूरत हाल जो है वो तशवीशनाक हो जाती है। तो बल्कि ये जो इस साल जो पूरा मानसून सीज़न है, इसमें सैर सपाटे से गुरेज किया जाए। जो ज़रूरी काम है चलो वो तो करने हैं, उस दौरान कोई मुश्किल पेश आ जाए तो कोई ऐसी बात नहीं होती, लेकिन एक आ बैल मुझे मार, ये हमें इससे गुरेज करना चाहिए। कहाँ कहाँ किन किन तारीखों में बारिश का इम्कान है, वीडियो के हम आखिर में बताएंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, अवाम हार गए हैं और माफिया जीत गया है। शुगर मिल्स कार्टेल को आखिर कामयाबी मिल गई है। 1 लाख मेट्रिक टन जो चीनी है वो दरामद करने का एक और टेंडर जारी कर दिया गया है। ये क्या कहानी है, इसकी भी कुछ तफसील है आपके लिए। और इसके साथ साथ एक और नया इंकशाफ हुआ है कि जो कुकिंग ऑयल और घी है उस पर 175 रुपये फ़ी किलो तक अजाफी वसूल किया जा रहा है। ये आज बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है। यानी जो डकैती है, आम आदमी की जेब पर 70 रुपये फ़ी किलो चीनी में मारी जा रही है और 175 रुपये फ़ी किलो ये मारी जा रही है कुकिंग ऑयल और घी में। तो इससे नाज़रीन आप अंदाज़ा लगा लें कि ये जो माफियाज और कार्टल्स हैं ये किस तरह करोड़ों और नहीं बल्कि अरबों रुपए हर साल लोगों की जेब से, 25 करोड़ आवाम है, वो कितना अरबों खरबों रुपए का हर साल घी इस्तेमाल करते हैं। और हर किलो पर अगर आप 100 रुपए से लेकर 175 रुपए तक एक्स्ट्रा वसूल करें तो आप सोच लें कि ये कितना बड़ा डाका है। एक के बाद एक जो अशियाए खुर्द नोश हैं
उन पर डाले जाने वाले डाके की तफसील सामने आ रही है और आखिर ये सारा इस हुकूमत के गले पड़ने वाला है। पिछली वीडियोज़ में हम आपको बता चुके हैं और ये जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, डीप इस्टेब्लिशमेंट, अब वो भी परेशान और तंग आई हुई है इस फार्म 47 वाली हुकूमत से कि इन्होंने लूट मार में अब बंद तो क्या करनी है, उसमें कमी भी नहीं कर रहे बल्कि इजाफा किए जा रहे हैं। 70 रुपये फ़ी किलो चीनी का डाका पाकिस्तान की तारीख में आज तक किसी को मारने की जुर्रत नहीं हुई जितना इस दौर में मारा जा रहा है। और अब ये घी के हवाले से भी रिपोर्ट आ गई है कि 175 रुपये फ़ी किलो, ये खुद हुकूमती रिपोर्ट है, ये भी तफसील अभी हम आपको बताएंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन जो 3 रहनुमा हैं उनकी तफसील से आगाज़ करेंगे। वो कौन कौन से 3 रहनुमा हैं जो अपनी रूपोशी ख़त्म करके आ रहे हैं और इमरान खान खप्पे का क्या मामला है, कौन कौन से जो अहम ममालिक हैं वहाँ से इमरान खान के हवाले से एक बार फिर यानी समझ लें कि अपनी जो तजदीद की गई है इजहार दिलचस्पी की कि हम इमरान खान की रिहाई भी चाहते हैं और हुकूमत में वापसी भी चाहते हैं। चीन, आपको याद होगा कि ये 10 साल के लिए पाकिस्तान में एक मुस्तहकम हुकूमत मांग रहा है मुसलसल, ताकि जो सी पैक है उसका जो दूसरा फेज़ है उसको भी असल हकीकी बुनियादों पर चलाया जा सके और जो पिछले फेज़ में कमी और कोताही रह गई है अदम दिलचस्पी की वजह से साबिक ये जो फार्म 47 वाले दोनों हुक्मरान हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी, इनके 5-5 सालों में जिस तरीके से मामू बनाया गया चीन को, उसकी वजह से वो इन्हें लिफ्ट नहीं करवा रहे और आपको पता है कि सी पैक सारा बंद पड़ा है। तो ये सारी तफसील आज आपके लिए लेकर आए हैं, लेकिन उससे पहले हम नए आने वाले अपने दोस्तों को याद दिलाना चाहते हैं कि ये चैनल आपका अपना है, क्योंकि ये आपको सही रुख दिखाता है, जो हकीकी तस्वीर है कौमी और नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर कि क्या सूरत हाल है और क्या होने जा रही है। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हमारा जो अगला हदफ है 1 लाख सब्सक्राइबर्स का, वो तो बिल्कुल अब हम करीब आ गए हैं। अब तो 5000 भी नहीं बल्कि 4000 के करीब सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत है 1 लाख का हदफ हासिल करने में। उसमें आप हमारे साथ ताउन कीजिए। ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको शेयर कीजिए। हमारी टाइमलाइन पर कोई और वीडियो आपको पसंद आए तो उसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि चिराग से चिराग जलता रहे। तो नाजरीन 3 अहम रहनुमा हैं जो रूपोश थे मुसलसल। उनमें से पहला नाम है मियाँ असलम इकबाल का, साबिक़ सूबाई वज़ीर हैं, लाहौर से उनका ताल्लुक़ है, इमरान खान के लिए कट मरने का जज्बा रखते हैं, वो रूपोश थे। उनके हवाले से सख्त तरीन आर्डर थे वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत के। इसी तरह के सख्त तरीन आर्डर मियाँ हम्माद अजहर के थे, जिनके वालिद का हालिया दिनों में ही इंतकाल हुआ है। मियाँ मोहम्मद अजहर, उन पर भी हमने वीडियो बनाई थी, साबिक़ गवर्नर पंजाब और पिछले 10 साल से इमरान खान का बुजुर्ग सरपरस्त और खिलाड़ी, जिसने इस 82 साल की उम्र में अडयाला जेल के सामने एहतजाजी मार्च करते हुए पुलिस का पथराव बर्दाश्त किया, पुलिस का तशद्दुद, उनके सर पे पत्थर लगा, वो खून आलूद चेहरे के साथ फिर गाड़ी में बैठकर अस्पताल पहुँचे। तो ये खान के लिए खून देने वाला सबसे बुजुर्ग तरीन लीडर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो अल्लाह को प्यारा हो गया। उनके इंतकाल के बाद चूँकि अब ख़ानदान में इकलौता बेटा है मियाँ हम्माद अजहर, मियाँ मोहम्मद अजहर का, तो उन्होंने कहा है कि अब मैं मज़ीद रूपोशी नहीं इख्तियार करूँगा और मैं अपने आप को अदालत के हवाले करने जा रहा हूँ, फिर ज़मानत लूँगा। उसके बाद भी अगर ज़मानत कन्फर्म ना हो सकी तो फिर मैं भी अपने कायद इमरान खान की तरह खुद को हालात के रहम करम पर छोड़ दूँगा और सब्र व इस्तकामत से काम लूँगा, जिस तरह सब्र व इस्तकामत से मेरा कायद इमरान खान काम ले रहा है। तीसरा नाज़रीन जो रूपोश रहनुमा है वो खैबर पख्तूनख्वा में आपका और हमारा हम सब का हरदिल अजीज़ मुराद सईद है। मुराद सईद के हवाले से भी अब सीना गज़ट यही चल रहा है। हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि 5 अगस्त को पेशावर में जो बहुत बड़ा जलसा आम होने जा रहा है इमरान खान की रिहाई के हवाले से, जिसमें इमरान खान के साहिबजादों कासिम खान और सलमान ईसा खान की भी शिरकत का 90% से ज़्यादा इम्कान है। तो ये जनाब उस फंक्शन में जो तारीख़ी इस्तकबाल होगा इमरान खान के बेटों का,
اس میں جو میزبانی کے فرائض ہیں وہ مراد سعید انجام دیں گے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا، اور مراد سعید بھی منظر عام پر آ جائیں گے۔ اس سے پہلے ہم آپ کو اپنی ویڈیو میں بتا چکے ہیں کہ جو بات چلی ہے اڈیالہ جیل مذاکرات کے حوالے سے کہ مراد سعید سمیت میاں اسلم اقبال سمیت اور حماد اظہر سمیت جتنے بھی روپوش رہنما ہے انہیں بھی اب عملی سیاست میں حصہ لینے کا موقع دیا جائے گا۔ یہ بات طے ہو گئی ہے، یہ لوگ ضمانتیں کروائیں گے اور اپنے کیسز کو فیس کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اعظم سواتی اور کیا نام ہے مراد سعید، ان دونوں کا سینیٹر منتخب ہونا بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ ڈیپ اسٹیٹ یا اسٹیبلشمنٹ نے اس میں بھی رکاوٹ نہیں ڈالی، اور ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے جو ہم پچھلی ویڈیو میں بتا چکے ہیں کہ مراد سعید کو سینٹ میں اپوزیشن لیڈر بھی منتخب کروایا جائے گا جب وہ منظر عام پر آ جائیں گے اور حلف اٹھا لیں گے۔ تو ناظرین، میاں حماد اظہر کی نے کہا ہے کہ میں نے 2 سال سے روپوش ہوں، میرے خلاف 70 سے زیادہ مقدمات درج کر دیے گئے ہیں۔ یہ تو پھر کم ہے، اس کا مطلب ہے کہ عمران خان کے خلاف تو 200 سے بھی زیادہ مقدمات ہیں، لیکن اس کا ایک جیلا کارکن ہے اور متوالا کھلاڑی ہے، اس کے خلاف بھی 70 سے زائد کیسز ہیں۔ سے آپ اندازہ لگا لیں۔ انہوں نے کہا کہ میں عدالت کے سامنے پیش ہو کر ضمانت کی درخواست دوں گا۔ اپنے قریبی ساتھیوں سے اور وکلا ٹیم سے انہوں نے مشاورت کر لی ہے اور عدالت کے سامنے وہ سرنڈر کرنے جا رہے ہیں۔ اسی طرح میاں اسلم اقبال کے بارے میں بھی یہی اطلاع ہے کہ وہ بھی منظر عام پر آ رہے ہیں، اور وہ بھی جو 5 اگست کا بہت بڑا جلسہ عام ہونے جا رہا ہے اس میں وہ شرکت کی پوری تیاری کر رہے ہیں۔ اب وہ اس جلسے سے پہلے سامنے آ کر ضمانت کرواتے ہیں یا اس جلسے کے بعد وہ کیا اس حوالے سے پروگرام بناتے ہیں یہ ابھی واضح نہیں ہے، لیکن میاں حماد اظہر کے بارے میں اطلاع یہ ہے کہ وہ 5 اگست سے پہلے ہی خود کو عدالت کے سامنے سرنڈر کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ بڑی ایکسکلوسیو تھی، ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں۔ تیل کا ناظرین آپ نے سن لیا، کوکنگ آئل کا اور گھی کا، اور بارشوں کے حوالے سے تھوڑی سی تفصیل سن لیں، پھر آگے چلیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ جو کیا گفتگو ہوئی ہے آرمی چیف پاکستان کے فیلڈ مارشل اور چین کی جو پیپلز لبریشن آرمی ہے اس کی قیادت کے درمیان، وہ تفصیل بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ اور پھر آخر میں بات ہوگی کہ عمران خان کھپے، امریکہ بھی چاہتا ہے عمران خان کھپے، تو اب چین نے بھی یہ اپنا عمران خان کھپے والا معاملہ دوہرا دیا ہے۔ سندھی میں ناظرین کھپے کہتے ہیں چاہیے کو، بڑا مشہور نعرہ ہے پاکستان کھپے، جو آصف علی زرداری جو صدر پاکستان ہے اس وقت، انہوں نے ان دنوں لگایا تھا جب محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کر دیا گیا تھا، اور غم و غصے کی کیفیت میں سندھ میں جو پیپلز پارٹی کے جیالے تھے وہ پاکستان نہ کھپے جیسا انتہا درجے کا ایک نعرہ لگا رہے تھے۔ یہ بڑی تنقید مین اسٹریم میڈیا کرتا ہے پی ٹی آئی والوں پر کہ جناب پی ٹی آئی کے کارکنوں نے عمران خان کی گرفتاری پر احتجاج کیا تھا، ایسا احتجاج جو انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ حالانکہ پی ٹی آئی کا موقف ہے کہ ہم نے صرف جو کور کمانڈر ہاؤس ہے اس کے سامنے تک جانے کے حد تک ہمارا احتجاج کا پروگرام تھا، اور ہماری قیادت بھی باہر ہی رہی اور وہ کارکنوں کو روکتی رہی کہ آپ اندر نہ جائیں کسی بھی فوجی تنصیب پر، فوجی یادگار پر، کیونکہ فوجی ہماری سب کا مشترکہ اثاثہ ہے۔ اس لیے لیکن وہ ایک فالس فلیگ کے تحت خود پنجاب پولیس اور کچھ اور دوسرے تنظیمیں اور خود پی ٹی آئی اور نون لیگ کے اور دوسرے لوگ اس میں ملوث تھے، اور انہوں نے جا کر توڑ پھوڑ کی اور بظاہر یوں شو کیا گیا کہ یہ سب کچھ پی ٹی آئی والے کر رہے ہیں ایک پلاننگ کے تحت۔ حالانکہ انہیں رستے میں بھی کہیں نہیں روکا، آئی جی پنجاب کی خصوصی ہدایات پر، اور پنجاب پولیس نے بالکل ایک خود جان بوجھ کر راستے دیے انہیں تاکہ یہ معاملہ خرابی کی طرف جائے۔ چلیں یہ تو خیر اب معاملہ حل ہوگا، عدالتوں میں ہی فیصلے ہوں گے، ہم اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ لیکن یہ جو پاکستان نہ کھپے کا نعرہ تھا، کیا یہ 9 مئی سے کم تھا؟ کیا پاکستان کی جو قدر و قیمت ہے وہ 9 مئی کے جو یادگاریں ہیں ان سے کم ہے؟ اس نعرے کو بھی برداشت کیا گیا، اور اس روز
जिस बहुत बड़े पैमाने पर पूरे मुल्क में बैंक जलाए गए, रेलगाड़ियां जलाई गई, पूरे मुल्क में सरकारी और निजी इमारतों को नजर आतिश किया गया, उसके मुकाबले में तो पीटीआई ने कोई इतना खौफनाक एहतजाज भी नहीं किया कि हर चीज़ को सरकारी या निजी इमारतों को और बैंकों को लूटा गया। वो यानी पाकिस्तान ना खपे वाली जो मूवमेंट थी वो कितना खौफ व हरास था, उस पर तो कोई क्रैकडाउन नहीं हुआ पीपल्स पार्टी के कारकुनों के खिलाफ, क्योंकि उस वक्त एक इतना बड़ा सानहा हो चुका था, इसलिए नहीं ये क्रैकडाउन किया गया, और अच्छा किया उन्होंने कि नहीं किया। तो इसी तरह जिस तरह पीटीआई के पीपल्स पार्टी के गम गुस्से को समझकर उनको फिर नज़रअंदाज किया गया, तो उसी तरह पीटीआई के गम गुस्से को समझकर भी इस मामले को नज़रअंदाज किया जाना चाहिए। और जिस तरह जरदारी ने उस वक्त अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए, आसिफ अली जरदारी ने जब आवाम नारे लगा रहे थे, यानी पीपल्स पार्टी के कारकुन नारे लगा रहे थे कि पाकिस्तान ना खपे, तो जरदारी ने कहा नहीं, पाकिस्तान खपे, यानी पाकिस्तान चाहिए होगा। तो इसी तरह इमरान खान ने भी कहा कि ये फ़ौज मेरी फ़ौज है और ये मुल्क भी मेरा है और ये फ़ौज भी मेरी है। जिस तरह आसिफ अली जरदारी ने अपने कारकुनों के साथ जज्बाती रोब में नहीं बहे, इसी तरह इमरान खान भी अपने कारकुनों के साथ जज्बाती रोब में नहीं बहे। उन्होंने भी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। उनके इस रवैये को और जो क़यादत है पीटीआई की, उनके रवैये को उन्होंने बिल्कुल अपने कारकुनों को पुरअमन रहने के लिए कहा, और जो भी वाक़यात पेश आए उसके बाद उन्होंने फिर खुद पीटीआई क़यादत ने भी कारकुनों से बार बार अपील की कि आप इस तरफ ना जाएं। तो ये वो सूरत हाल है नाज़रीन के इमरान खान खपे क्यों कहा जा रहा है। एक बार फिर इसलिए कि 10 साल के लिए जो चीन है हमारा हमसाया दोस्त मुल्क में एक मुस्तहकम सियासी हुकूमत चाहता है, ताकि जो उसका मुआशी बहाली का एजेंडा है पाकिस्तान के ज़रिए पूरे खित्ते को, वो एक मुआशी बूस्ट देना चाहते हैं। उस मुआशी बूस्ट के लिए उन्हें पाकिस्तान जो दरवाज़ा है सेंट्रल एशिया का और मशरक़ वस्ता ईरान और चीन के दरमियान एक पुल है पाकिस्तान, इसका वो किरदार उसी सूरत में सामने आ सकता है जब पाकिस्तान में एक ऐसी हुकूमत हो जिसको आवाम की सपोर्ट हासिल हो, और वो कम अज़ कम 10 साल तक सी पैक को हकीकी मानों में और पूरे खलूस के साथ चलाए। इस तरह नहीं कि ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखे और जो सी पैक का अरबों रुपए का बजट है वो लाहौर में या मुख्तलिफ शहरों में, मुल्तान में, फैसलाबाद में या पेशावर में शहरों में खर्च कर दिया जाए या कराची में, बल्कि उसको सही मानों में सी पैक के जो रूट्स हैं, जो रेलवे लाइन है, जो पाइप लाइन है तेल और गैस की और बिजली की, और जो सड़कें हैं, मोटरवेज हैं, उनकी तेज़ रफ्तार तामीर पर खर्च किया जाए। और इसके साथ साथ जो ज़राअत है पाकिस्तान की, उसको चीन के अंदाज में मुख्तलिफ अजला को मुख्तलिफ फसलों के लिए मुख्तस करते हुए और मुख्तलिफ अजला को मुख्तलिफ सनतों के लिए मुख्तस करते हुए जो हकीकी एक इनकलाबी मुआशी एक्टिविटी है, वो उसी हुकूमत के दौर में हो सकती है जिसको अवाम की सपोर्ट हासिल होगी, और ऐसी हुकूमत जो मुल्क में ये जो दहशत गर्दी का मामला है इसको ख़त्म करने की सलाहियत रखती होगी, जिसके दोस्ताना ताल्लुकात होंगे ईरान, अफ़गानिस्तान, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात। आप देखें कि सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात भी पिछले 3 साल से खींचे रह रहे हैं पाकिस्तान से। वो उस किस्म की जो सपोर्ट है वो नहीं दी जा रही फराख दिलाना जो साबिक़ अदवार में नून लीग कभी मिलती रही है या इमरान खान के दौर में भी मिली है। उसकी वजह यही है कि जो ये फार्म 47 वाली हुकूमतें हैं, इनको कहीं से भी दिली हमदर्दी वाली सपोर्ट नहीं मिल रही, ना चीन से, ना सऊदी अरब से, ना मुत्तहिदा अरब अमारात से, ना अफ़गानिस्तान से। इन्हें सिर्फ अगर सपोर्ट थी या सपोर्ट है तो वो बरतानिया और अमेरिका से थी, लेकिन वो अमेरिका ने भी, अब आपको पता है कि जो लॉबिंग जारी है ताज़ा तरीन मोहतरमा जमाइमा खान ने और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने जो मिलकर कोशिश की है, उसके नतीजे में अमेरिका ने भी अब कह दिया है कि अब हमें इमरान खान के बरसरे इक़्तिदार आने या रिहा होने से कोई तकलीफ़ नहीं है, बल्कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान का जो जमहूरी सफ़र है वो आगे बढ़े और इमरान खान को और पीटीआई को उसमें उनका जो जायज़ हक है, जो उनका जमहूरी मैंडेट है वो वापस मिलना चाहिए। ये जो गुफ्तगू है ज़राए
پہلے بھی کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف کے جو ملاقات ہوئی ہے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، اس میں مین ایجنڈا یہی تھا، اور اب جب کہ وہ چین جا گئے ہیں تو چین میں بھی مین ایجنڈا یہی ہوگا، پاکستان کا اگلا 10 سالہ سیاسی و حکومتی پلان، اور اس میں عمران خان کے حوالے سے بڑی تفصیلی گفتگو ہوگی، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ جو باتیں ہوئی ہیں عسکری قیادت کے ساتھ، اب ہم وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ جو پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہوئی ہے اس کو بھی چین کس نظر سے دیکھ رہا ہے، اور آنے والے دنوں میں چونکہ انڈیا نے ایک بار پھر تیاری شروع کر رکھی ہے، بہت بڑے پیمانے پر وہ میزائل اسرائیل سے، امریکہ سے اور دوسرے ممالک سے حاصل کر رہا ہے، مزید وہ طیارے بھی لینا چاہتا ہے، تو اس حوالے سے بھی گفتگو ہوئی ہے۔ فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر نے چین کا سرکاری دورہ کیا، جہاں انہوں نے چین کی اعلیٰ سیاسی و عسکری قیادت کے ساتھ سلسلہ وار ملاقاتیں کی، جن میں پاکستان اور چین کے درمیان آہنی شراکت، اسٹریٹجک شراکت داری کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق فیلڈ مارشل نے عوامی جمہوری چین کے نائب صدر وان یینگ اور وزیر خارجہ وانگ ای سے ملاقات کی۔ ان ملاقاتوں میں خطے اور عالمی سطح پر بدلتے ہوئے سیاسی منظرنامے، چین پاکستان اقتصادی راہداری کے تحت روابط کے اقدامات اور مشترکہ جغرافیائی سیاسی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مربوط رد عمل کی ضرورت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اب ناظرین آپ دیکھ لیں کہ جو ISPR ہے، DG ISPR کی طرف سے جب پریس ریلیز دیا جاتا ہے اس میں سیاسی معاملات بہت کم زیر غور آتے ہیں یا آفیشیلی لکھے جاتے ہیں، لیکن پاک چین تعلقات کا جو پریس ریلیز جاری کیا گیا ہے اس میں مشترکہ جغرافیائی و سیاسی چیلنجز کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور یہ مربوط رد عمل کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔ چینی قیادت نے پاکستان کی مسلح افواج کو خطے میں امن کی ضامن اور استقامت کی علامت قرار دیتے ہوئے اس کے کردار کو سراہا۔ جو حالیہ پاک بھارت مارکا ہوا اس میں جو پاکستان کا کردار ہے اس کو امریکی صدر نے بھی سراہا، اور کہا کہ پاکستان کی فوج دنیا کی ایک طاقتور فوج ہے، اور اب ہمارا جو دوست ملک ہے چین اس کی طرف سے بھی سراہا گیا۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے چین کے سینٹرل ملٹری کمیشن کے وائس چیئرمین جنرل یانگ یویا، پیپلز لبریشن آرمی کے پولیٹیکل کمشنر جنرل پن ہوئی اور چیف آف سٹاف لیفٹیننٹ جنرل کائی جائی سے بھی ملاقاتیں کی۔ یعنی اب فوج کا جو پیپلز لبریشن آرمی ہے اس کا جو پولیٹیکل کمشنر ہے وہ بھی مل رہا ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ جو دورہ ہے یہ صرف دفاعی حوالے سے نہیں ہے، یہ سیاسی حوالے سے بھی بہت اہم ہے۔ پیپلز لبریشن آرمی ہیڈ کوارٹرز آمد پر جنرل عاصم منیر کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا، جو دونوں ممالک کی افواج کے درمیان دیرینہ بھائی چارے کی علامت ہے۔ ناظرین، انسداد دہشت گردی، مشترکہ تربیت، دفاعی شعبے کی جدید کاری اور ادارہ جاتی روابط کو فروغ دینے جیسے امور پر بھی گفتگو ہوئی۔ آپریشنل ہم آہنگی اور اسٹریٹجک رابطوں کو مزید بہتر بنانے پر بھی زور دیا گیا تاکہ ہائبرڈ اور سرحد پار جو خطرات ہیں ان کا مؤثر طور پر مقابلہ کیا جا سکے۔ ناظرین، تھمب نیل پر آپ نے تصویر دیکھی ہوگی اس ملاقات کی، اس میں جو چین کی فوج کے سربراہان ہیں یا جو جرنیل ہیں انہوں نے بھی کیپ نہیں لے رکھی، اور پاکستان میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر، فیلڈ مارشل عاصم منیر سمیت جو ہمارے فوجی افسران ہیں انہوں نے بھی کیپ نہیں لے رکھی۔ یہ نشانی ہے دو ملکوں کے درمیان جو گہری دوستی کی، کہ پھر اس کو ان آفیشیلی یعنی ایک گہری دوستی کی علامت ہے کہ وہ بغیر کیپ کے میٹنگ کرتے ہیں، اور یہ ایک میسج دیا جاتا ہے کہ ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو اسی کے ساتھ آج اجازت دیجیے، ایسی ہی ایکسکلوسیو اور تازہ ترین ویڈیوز کے ساتھ جلد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔